तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंद वंश के बारे में। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने देखा था शिशुनाग वंश और हर्यंक वंश को। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक होते हैं नंदी वर्मन, तो उनकी हत्या कर देते हैं महापद्म नंद और नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। शिशुनाग वंश का जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नंद वंश को देख लेते हैं। तो इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली हुए हैं। इस वंश में जो महाशक्तिशाली थे वो थे महापद्म नंद, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। तो इस वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद। ठीक है, तो इस वंश के सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति के केंद्र शूद्र थे, यानी कि जाति के केंद्र से ये क्षुद्र थे। सिख है शूद्र। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। सर्वक्षत्रांतक का अर्थ होता है, ठीक है, सर्वक्षत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। यानी कि इन्होंने क्या किया? पूरे राजपूतों का विनाश कर दिया, यानी कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया और उपाधि धारण किया सर्वक्षत्रांतक का। तो प्रश्न आता है कि सर्वक्षत्रांतक किसे कहा जाता है? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हो गया है। इस वंश का प्रथम संस्थापक महापद्म नंद थे। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्म नंद को माना जाता है। यहाँ पे यह होगा। ठीक है, यानी कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या फिर पिता किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हियन सांग द्वारा की गई थी। यानी कि इस वंश के बारे में धन दौलत के बारे में, ठीक है, इस वंश में चीनी यात्री हियन सांग ने इसकी चर्चा अपने चीनी यात्री हियन सांग द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट है व्याकरण के आचार्य परिणी महापद्म नंद के परम मित्र थे। यानी कि व्याकरण के जो आचार्य है परिणी, ठीक है, वो महापद्म नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। यानी कि एक राष्ट्र की विचारधारा किस वंश ने दिया था? तो कौन दिया था? तो दिया था नंद वंश ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है इस वंश का द्वितीय शासक पांडुप था। द्वितीय शासक कौन था? पांडुप। पांडु के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे महापद्म नंद होगा। महापद्म नंद को भाग्रह भी कहा जाता है। यानी कि भाग्रव मतलब होगा दूसरा परशुराम का अवतार। यानी कि महापद्म नंद को दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। यानी कि इस वंश के समय काल में मगध जो था अत्यंत राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। यानी कि सम्राट महापद्म नंद जो थे वो पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। यानी कि दक्षिण तक इन्होंने अपनी जीत की विजय पताका लहराई थी। ठीक है, इसने कलिंग जीत कर एकराट की उपाधि धारण की। यानी कि जो महापद्म है उन्होंने कलिंग जीत लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं जीत पाया। ठीक है, और उपाधि क्या धारण किया? एकराट की। ठीक है, एकराट की उपाधि धारण की महापद्म नंद। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि यह कलिंग जीत कर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। यानी कि कलिंग को तो जीता, लेकिन पूरी तरह से नहीं जीता। इस वंश का अगला शासक धानानंद था। यहाँ पे इस वंश का अगला शासक कौन? तो धानानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था।
नहीं, कलिंग में नहर का निर्माण का कार्य करवाया था, निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, धनानंद जो है वो किसके बाद आते हैं, तो महापद्म नंद के बाद अगला शासक आते हैं धनानंद। ठीक है, इस वंश का सबसे लालची और धन संग्रहित शासक में धनानंद को गिना जाता था। यानी कि धनानंद जो था वो लालची था और धन को बहुत ज़्यादा संग्रहित करता था। यानी कि ये एक धनानंद जो था एक तरह से योग्य शासक नहीं था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यानी कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर तो उस समय जो मगध साम्राज्य का जो शासक था वो धनानंद था, जो कि सिकंदर के आक्रमण को नहीं रोक पाया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद की अत्याचार से ग्रस्त थे। यानी कि जो धनानंद था वो बहुत ही अत्याचारी था और सिकंदर के जाने के बाद जो है वो मगध साम्राज्य जो है वो अव्यवस्था हो गई और अशांति फैल गई प्रजा में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाला था। ठीक है, यानी कि जो चाणक्य है वो चाणक्य इनसे मिलने आए थे धनानंद से, लेकिन धनानंद नहीं मिले, उनका अपमान कर दिया और उन्हें निकाल दिया। ठीक है, वहाँ से चाणक्य अपने प्रिय शिशु चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली रजक और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद यहाँ पे सब मिस्टेक हो गया है ना, धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यानी कि जो ये चाणक्य आए थे धनानंद से मिलने, लेकिन धनानंद जो था वो चाणक्य से नहीं मिला, उनका अपमान किया और अपने जो दरबार है उससे निकाल दिया दरबार से। फिर चाणक्य जो है वो चले गए और अपने प्रिय शिष्य यानी कि उनका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके साथ उनके सहयोग से जो मगध में अशांति फैली थी धनानंद के चलते, उन्होंने धनानंद को मार दिया और क्या किया, जो नंद वंश था उसको समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, तो इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो नंद वंश आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।